हाय दोस्तों। पिछले कुछ वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर किया है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन। उसके अंदर हमने उसके ईएमएफ के बारे में बात की, पावर एंगल इक्वेशन के बारे में बात की, और ये भी हमने देखा कि एक्सडी और एक्सक्यू की वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। अब मैंने आपसे लास्ट में ये बोला था कि अब हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो कॉमन होंगे सिलेंड्रिकल रोटर और सेलिएंट पोल में, और बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं उसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क। ठीक है, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क ही बोलेंगे बट जनरली मैं बोल रहा हूं सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क। अब देखो ये टर्म हम लोगों ने पहले भी सुनी हुई है। जब मैंने आपको दो अल्टरनेटर का पैरेलल ऑपरेशन समझाया था तो मैंने बोला था कभी भी एक्साइटेशन चेंज करने से या स्टीम इनपुट चेंज करने से दो मशीन्स के बीच में एक करंट इंड्यूस होता है। और वो करंट का काम क्या होता है? दोनों मशीन को सिंक्रोनिज्म में लाने का। और उस करंट को हमने बोला था सिंक्रोनाइजिंग करंट। उस करंट के साथ जो पावर एसोसिएटेड होती है दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजिंग पावर। और उस पावर के साथ जो टॉर्क एसोसिएटेड होता है दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। तो इस वीडियो में हम ये दो टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। तो इसमें एक पॉइंट लिखना, व्हेन ऑल्टरनेटर इज कनेक्टेड in parallel to another alternator or to an infinite bus and either excitation or steam input is varied, then a current is produced which tries to synchronize the machine with rest of the system. Such current is called synchronizing current, and the power associated with this current is called synchronizing power, and the torque associated is called synchronizing torque। ठीक है, तो ये होती है सिंक्रोनाइजिंग पावर और टॉर्क के बारे में बात। अगला पॉइंट लिखना, द रेट एट विच रियल पावर varies with power angle delta is called as synchronizing power coefficient। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट हम एक नई टर्म पहले डिफाइन कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजिंग पावर पे ना लास्ट में आऊंगा। अभी के लिए देखो जो पहली टर्म में डिफाइन कर रहा हूं, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट PSY, इसको लिखा जाता है dP बाय डी डेल्टा। अब पावर के ना अपने पास दो फॉर्मूले हैं। पहला, अगर मैं सिलेंड्रिकल रोटर की बात करूं तो पावर का फॉर्मूला है EF VT बाय XS साइन ऑफ डेल्टा। और सेलिएंट पोल की अगर मैं बात करूं तो क्या डिराइव किया था भाई पावर का फॉर्मूला? EF VT बाय XD साइन डेल्टा। ठीक है, प्लस ये तो थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर प्लस VT स्क्वायर बाय 2 1 बाय XQ माइनस 1 बाय XD साइन 2 डेल्टा। यही आया था। अब अगर PSY निकालना है तो देखो सिलेंड्रिकल का डेरिवेटिव लो, EF VT बाय XS कॉस ऑफ डेल्टा। ऐसी सेलिएंट पोल में अगर डेरिवेटिव लें, सेलिएंट पोल में ना एक्चुअल में डेरिवेटिव हमने लिया भी था, याद करो जब मैक्सिमम पावर की बात की थी। EF VT बाय XD कॉस डेल्टा VT स्क्वायर, 2 का टर्म तो कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव में, 1 बाय XQ माइनस 1 बाय XD कॉस 2 डेल्टा। तो ये आ जाएगा PSY। इसको क्या बोलोगे? सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। और इसकी यूनिट जो होगी वो वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन में होगी। अगर पावर मेगावाट में चल रही है तो मेगावाट में,
और अगर वॉट में चल रही है तो वॉट में, किलो वॉट में चल रही है तो किलो वॉट में। तो पीएसवाई की यूनिट भी लिख लेना, यूनिट ऑफ पीएसवाई इज वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन। ठीक है, अब बात है पीएसवाई क्या शो करता है। पीएसवाई हमें यह बताता है कि रोटर और स्टेटर के बीच में कपलिंग कैसी है। एक चीज सोचो, रोटर और स्टेटर हैं क्या? दो मैग्नेट्स ही तो हैं। तो दो मैग्नेट्स अगर बहुत ज्यादा कपल्ड होंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो एक मैग्नेट में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस का असर दूसरे मैग्नेट पे भी दिखेगा। मतलब अगर रोटर में कोई चेंज आया, कोई फ्लक्चुएशन आई, कोई वेरिएशन आई, तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटर। और सेम वे में स्टेटर में कोई भी फ्लक्चुएशन, कोई भी वेरिएशन आती है तो दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इनटू द रोटर। तो इसमें लिखना, synchronizing power coefficient is a measure of stiffness or rigidity of coupling between stator and rotor. Next point, too large stiffness, TOO वाला टू लिखना, too large stiffness in electromechanical coupling, the rotor tends to follow the variation in the stator supply and vice versa। यानी कि अगर स्टेटर में कोई सप्लाई लगा रहे हो, जैसे मोटर है, तो अगर सप्लाई में कुछ भी वेरिएशन आता है तो रोटर में वेरिएशन देखने मिलेगा। मान लो कि सप्लाई वोल्टेज अचानक से फ्लक्चुएट की, तो जो रोटर की स्पीड है वो भी हमारी अचानक से फ्लक्चुएट कर जाएगी। ये मतलब होता है रिजिड कपलिंग का, कि दोनों इतने अच्छे तरीके से कपल्ड हैं, एक में थोड़ा भी चेंज आने से दूसरे के अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, too large coupling causes unwanted mechanical shocks, whenever there are fluctuation in इलेक्ट्रिक सप्लाई। मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई में अगर थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आया तो मैकेनिकल डोमेन में भी उससे शॉक प्रोड्यूस होगा, या ये कह दो सप्लाई की वेरिएशन टॉर्क की वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई? कपलिंग का मतलब क्लियर है। पीएसवाई, तो जिन मशीन्स के अंदर पीएसवाई हाई होता है वो मशीन्स ज्यादा कपल्ड होती हैं, या ये कह दो उन मशीन के स्टेटर और रोटर आपस में ज्यादा कपल्ड होते हैं। अब देखो, हमें ये दिख रहा है दोनों ही फॉर्मूले से कि पीएसवाई इज प्रोपोर्शनल टू ईएफ। तो हम ये कह सकते हैं इफ ईएफ इंक्रीजेस पीएसवाई इंक्रीजेस। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है? ओवर एक्साइटेड में ज्यादा फील्ड करंट और ज्यादा एक्साइटेशन ईएमएफ होगा, is more rigidly coupled than under excited machine। ये बात समझे? जिस मशीन का फील्ड करंट ज्यादा है उसका ईएमएफ भी ज्यादा है और उसका कपलिंग का स्टिफनेस भी ज्यादा होगा, तो इसीलिए ओवर एक्साइटेड मशीन की कपलिंग ज्यादा होती है। अब देखो, ये जो हमारे पास पीएसवाई आया है सिलेंड्रिकल रोटर का, पीएसवाई जो आया सिलेंड्रिकल रोटर का, इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं ना। जैसे देखो, पावर वर्सेस डेल्टा बनाओगे अगर सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर तो कैसा आएगा? साइन आएगा। और अगर पीएसवाई बनाओगे तो कॉस बन रहा है ना। तो कॉस अगर बनता है तो कैसे बनेगा? इस तरीके से। ये हो गया पीएसवाई, ठीक है, और ये हो गया पी। अब हमने तो देखो ये भी कंडीशन लिखी थी स्टेबिलिटी की, मैंने आप लोगों को बताई थी जब पावर एंगल इक्वेशन पढ़ी थी।
स्टेबिलिटी कंडीशन होती है dp बाय डी डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अभी तो हम ये बोल रहे हैं dp बाय डी डेल्टा को सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट कहते हैं, तो तुम ये भी तो कह सकते हो स्टेबिलिटी की कंडीशन ये होती है दैट psy मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेना। द कंडीशन फॉर अ सिंक्रोनस मशीन टू बी स्टेबल is that the synchronizing power coefficient must be greater than 0, must be greater than 0। ये बात क्लियर हुई। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सप्रेशन फॉर psy in the equations described are per phase values, so to determine the total synchronizing power coefficient we must multiply the expressions by 3, the expressions by 3। ठीक है, ये पर फेज वाले एक्सप्रेशन है, तो 3 फेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब देखो यूनिट मैंने बताई कि वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन में आ रही है। इस टॉपिक के अंदर देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बन सकता है, क्वेश्चन तो बस फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन सारा खेल जो होता है वो यूनिट का होता है। कैसे? हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एंगल के बारे में, थीटा ई इज इक्वल टू पी बाय 2 थीटा एम, लेकिन साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए, ये मैंने बताया भी था, 1 इलेक्ट्रिकल रेडियन इज इक्वल टू 2 बाय पी मैकेनिकल रेडियन। इसका मतलब psy अगर सिलेंड्रिकल रोटर की बात कर रहे हो, कॉस डेल्टा वॉट पर इलेक्ट्रिकल रेडियन की जगह 2 बाय पी मैकेनिकल रेडियन, डिनोमिनेटर में 2 बाय पी आने का मतलब है EF VT बाय एक्सेस इंटू पाई बाय 2 वॉट पर मैकेनिकल रेडियन। ठीक है, अब 1 रेडियन कितना होता है अगर डिग्री में आना है? 1 रेडियन से अगर डिग्री में आओगे तो कितना डिग्री बनेगा? 180 बाय पाई मैकेनिकल डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन है 180 बाय पाई डिग्री। अगेन इसको ऊपर ले जाओगे तो पाई बाय 180 हो जाएगा, वॉट पर मैकेनिकल डिग्री। तो यानी कि अगर वॉट पर मैकेनिकल डिग्री में आना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई इंटू पी बाय 360। तो देखो ये जो सेलिएंट पोल वाला फॉर्मूला था, इसमें भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई इंटू पी बाय 360, तो ये भी हो गया वॉट पर मैकेनिकल डिग्री। तो देखो क्वेश्चन में अगर सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट पूछा है तो निकालना तो आसान है, पावर का डेरिवेटिव करना है जस्ट, लेकिन ये भी ध्यान देना वहां पर कि यूनिट क्या पूछी गई है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन यूनिट तुम्हें कुछ ना कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन ये जो हम लेते हैं यूनिट्स के लिए, ये जो है ना पावर सिस्टम में भी काम आते हैं यूनिट कन्वर्जन, तो ये जो कन्वर्जन का फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हो सकता है ये चीज इतना रेलिवेंट ना लगे, लेकिन जब पावर सिस्टम स्टेबिलिटी करोगे ना तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी के अंदर दिक्कत आती है। ठीक है, तब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये यूनिट कन्वर्जन कैसे परफॉर्म किया गया है, इसीलिए अगर अभी से इसको तैयार कर लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें पीएसवाई का फंडा तो क्लियर है। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर मैं बात करता हूं, दैट इज सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको लिखते हैं टीएसवाई। टीएसवाई सिंपली होता है पीएसवाई बाय ओमेगा एस। ठीक है, तो टीएसवाई कितना हो जाता है अगर लिखोगे EF VT बाय ओमेगा एस
इंटू एक्सेस पाई पी बाय 360। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री। और अगर इसमें लिखते हो सेलिएंट पोल में तो 1/ω/s और ω/s m कर लेना, माने मैकेनिकल स्पीड। EF VT/XD cos डेल्टा, यहां पे भी हम लोग cos डेल्टा लिखना भूल गए, न्यूटन मीटर पर इलेक्ट्रिकल डिग्री, प्लस VT² 1/x³ माइनस 1/XD cos 2 डेल्टा इंटू पाई p/360। यूनिट सेम, न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री, न्यूटन मीटर पर मैकेनिकल डिग्री। ठीक है। अब ये ओमेगा एसएम क्या होता है? ये सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू है रेडियन पर सेकेंड में। तो 120 f/p, ये तो सिंक्रोनस स्पीड है रेडियन पर सेकेंड के लिए, इंटू 2π/60। ठीक है। लेकिन जब टॉर्क की बात करोगे तो थ्री फेज लेना पड़ेगा, तो यहां 3 का फैक्टर और आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना। while computing synchronizing torque coefficient, we need to consider all the three phases, because in mechanical quantities we cannot derive the value per phase, only the total value of torque or power makes sense। यानी मैकेनिकल में थ्री फेज का तो थोड़ी ना कोई कॉन्सेप्ट है। तुम ये थोड़ी कह सकते हो मैकेनिकल डोमेन में जाकर के भाई पर फेज पावर बताओ या पर फेज टॉर्क बताओ। एक ही शाफ्ट है, उसी पे तीनों फेजेस टॉर्क लगा रहे हैं, तो जब मैं टॉर्क की बात करूंगा तो तीनों फेजेस की वजह से आएगा। तो टॉर्क के अंदर कोई भी सिंगल फेज या पर फेज वाली बात नहीं होती, टॉर्क हमेशा टोटल होता है, इसीलिए टॉर्क में हमेशा ये 3 का फैक्टर याद रखना। पावर तो पर फेज निकाल सकते हो, बट टॉर्क विल ऑलवेज बी फॉर ऑल द 3 फेजेस। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हुई? अब नेक्स्ट लिखना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट रोल क्या प्ले करता है। देखो, हम ये कहते हैं कि अगर ये VT है, सपोज ये IAZS है, ये EF है, EF VT से डेल्टा एंगल पे है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं स्टीम इनपुट चेंज कर दूं तो EMF का एंगल बदल जाता है बाय एन अमाउंट डेल्टा डेल्टा। तो एक पॉइंट लिखना, इफ द स्टीम इनपुट इन अ सिंक्रोनस मशीन इज चेंज्ड, then the power angle changes from delta to डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा। पावर एंगल चेंज हो गया। अब इनिशियली पावर क्या रही होगी? EF VT बाय XS साइन ऑफ डेल्टा। अब नई पावर क्या हो जाएगी? EF VT बाय XS साइन ऑफ डेल्टा प्लस डेल्टा डेल्टा। ठीक है। अगर इसको एक्सपैंड करोगे साइन A प्लस B को, तो साइन A cos B
cos A sin B, यही होगा। अब अगर मैं कह दूं कि भाई डेल्टा डेल्टा काफी स्मॉल है, तो साइन डेल्टा डेल्टा, इसको तो डेल्टा डेल्टा ही लिख सकते हो, और कॉस डेल्टा डेल्टा 1 लिख दोगे, तो P डैश क्या हुआ, EF VT बाय एक्सेस साइन डेल्टा कॉस डेल्टा डेल्टा तो 1 हो गया, प्लस EF VT बाय एक्सेस कॉस डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो इनिशियल पावर है, तो अगर इसमें से इनिशियल पावर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये EF VT बाय एक्सेस साइन डेल्टा वाली टर्म कट जाएगी। P डैश में से P सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म दोनों में से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, EF VT बाय एक्सेस कॉस डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा। ये जो दोनों पावर्स का डिफरेंस है इसे कहा जाता है सिंक्रोनाइजिंग पावर। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर माने पावर एंगल चेंज करने से कितनी एक्स्ट्रा पावर सिस्टम में जनरेट हुई, दैट इज सिंक्रोनाइजिंग पावर, दैट इज P डैश माइनस P कितना है, EF VT बाय एक्सेस कॉस डेल्टा। EF VT बाय एक्सेस कॉस डेल्टा इस पावर का डेरिवेटिव है, तो डेल P बाय डेल डेल्टा इंटू डेल्टा डेल्टा, डेल P बाय डेल डेल्टा हुआ PSY, समझे क्या मतलब हुआ। सिंक्रोनाइजिंग पावर एक्चुअल में कितनी होती है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट इनटू चेंज इन पावर एंगल। तो इसमें यही पॉइंट लिखो, सिंक्रोनाइजिंग पावर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट and the change in the rotor angle or the change in power angle, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, this amount of power flows from generator to the bus or from bus to the generator in order to maintain the speed of synchronous machine at ns, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन की स्पीड को ns रखने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ पावर फ्लो करती है फ्रॉम जनरेटर टू द बस और फ्रॉम बस टू द जनरेटर। सेम वे में सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क भी डिफाइन हो जाता है, सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क TS ये होता है TSY इंटू डेल्टा डेल्टा। अब सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क कैसे समझोगे, मान लो किसी डिस्टरबेंस की वजह से जनरेटर की स्पीड बढ़ गई, अब स्पीड को वापस ns पे लाने के लिए कम करना पड़ेगा, तो जितना एडिशनल टॉर्क चाहिए स्पीड कम करने के लिए वो है सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। ऐसे ही अगर स्पीड कम हो गई तो हमें उसे वापस इंक्रीज करना पड़ेगा, अगेन स्पीड इंक्रीज करने के लिए जितना एडिशनल टॉर्क चाहिए दैट इज योर सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। तो ये भी लिख लो, synchronizing torque represents the additional torque produced in the machine to bring back the speed of the machine to ns in case of a disturbance, ठीक है। यानी सिंक्रोनाइजिंग पावर और टॉर्क आते कब हैं, जब कभी कोई डिस्टरबेंस आ जाती है ताकि मशीन को वापस सिंक्रोनिज्म में लाया जा सके। और एक चीज सोच के देखो, स्टेबिलिटी की तो कंडीशन ही यही कहती है, सिंपल सी बात अगर करें, सिस्टम वो स्टेबल है जो डिस्टरबेंस आने पे वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकता है, जो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाए दैट इज स्टेबल, और जो नहीं आ पाए दैट इज अनस्टेबल। सिंपल सा एग्जांपल लो, आप लोगों में से बहुत से लोग रात को सोते होंगे, सुबह कोई उठाने की कोशिश करेगा, कितना भी हिला लेगा ना वापस सो जाओगे, माने आप स्टेबल हो, आपको कितना भी डिस्टरबेंस दिया जाए आप लोग वापस सो जाते हो। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी रियल लाइफ में स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि स्टेबिलिटी का यहां पे क्या सिग्निफिकेंस है,
जब कोई डिस्टरबेंस आता है तो सिस्टम अपने अंदर पावर या टॉर्क प्रोड्यूस करता है वापस ओरिजिनल कंडीशन पे लौटने के लिए। तो इसमें लिख लेना, सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड टॉर्क आर ट्रांजिएंट इन नेचर and they come into action only when the system experiences a disturbance and their purpose is to restore the original condition or synchronism। ठीक है, last point, in the present trend of fast acting AVR and speed governor, delta is kept between 45 डिग्री एंड 55 डिग्री। स्टेबिलिटी लिमिट 90 डिग्री की होती है ना, और सेलिएंट पोल में 90 से भी कम होती है। तो आज के टाइम में ज्यादातर डेल्टा 45 से 55 डिग्री के बीच में रखा जाता है, जहां पे कि सिस्टम सही काम करता है। ठीक है, ये जनरल रेंज होती है, काफी एग्जाम्स में पूछ भी सकते हैं डेल्टा की रेंज क्या रखते हैं, जनरली 45 से 55। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए। डीपी बाई डी डेल्टा, स्पीड से डिवाइड करोगे टीएसवाई, और यूनिट कन्वर्जन, इतनी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।